दोस्तों, राजस्थान प्रदेश के वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने 12वीं पास कर लिया है और वो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं या कॉलेज में किसी भी साल में अभी स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप के फॉर्म इस नए सेशन यानी कि साल 2026-27 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें आप अपनी कॉलेज में जो भी फीस भरते हैं वो फीस पूरी की पूरी आपको वापस मिलेगी इस स्कॉलरशिप फॉर्म को अप्लाई करके। तो चलिए सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में दी गई पूरी जानकारी को देख लेते हैं, जैसे फॉर्म कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस तरह आपके बैंक अकाउंट फीस है जो पूरी वापस आएगी। तो वीडियो लास्ट तक देखें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए सबसे पहले दोस्तों नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षणिक सत्र 2026-27 राजस्थान राज्य के जो मूल निवासी हैं उनके लिए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजना में, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय तथा मिरासी एवं बिस्ती समुदाय में राज्य की राजकीय या निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय या राज्य स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित या जो अध्ययनरत हैं कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों से वेब पोर्टल जो कि ऑफिशियल साइट है, या फिर आप अपने एसएसओ पोर्टल पर स्कॉलरशिप एसजेई ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पेपरलेस छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने के लिए जो डेट है वो यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेट देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर राजकीय नवीन या निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पंजीयन या नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता एवं पाठ्यक्रमवार फीस स्ट्रक्चर आदि अपडेट करने हेतु पोर्टल प्रारंभ करने की जो तिथि है वो है 1 अगस्त 2026 को। ये दोस्तों यहाँ पर है जो कॉलेज के लिए उनके लिए, ठीक है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल पर राज्य के नवीन निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पंजीयन, नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग और अपडेट करने हेतु जो अंतिम तिथि पोर्टल बंद करने की वो 30 सितंबर 2026 रहेगी। यानी कि जो इसका प्रोसेस है कॉलेज के लिए वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कब से ऑनलाइन आवेदन करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन पत्र करने के लिए पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि यानी कि 15 अगस्त 2026 से आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पर आप जो भी फीस भर रहे हैं तो उस फीस को रिफंड लेने के लिए 15 अगस्त 2026 से आप है जो छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट रहेगी 31 अक्टूबर 2026। यानी कि आपके पास कम से कम 2.5 महीने का समय है, लेकिन आप आज ही अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं और पोर्टल पर जाकर ई मित्र के माध्यम से या फिर आप खुद ही अपने मोबाइल के थ्रू एसएसओ पोर्टल पर जाकर है जो आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए जो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए इस साल के नए वो कौन कौन से आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है जो आय सीमा यानी कि आपकी इनकम लिमिट, SC ST MBC और डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, डॉक्टर अंबेडकर विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु DNT, मिरासी एवं बिस्ती समुदाय हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.5 लाख रुपए तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। यानी आप जब भी आय प्रमाण पत्र बनवाएं यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, तब उसमें 2.5 लाख से कम इनकम अगर आपकी है तो वही लिखें, तभी आप है जो इस स्कॉलरशिप में आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं जैसे कि विभाग द्वारा जो लिस्टेड है उसमें अध्ययन विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, अब आवेदन कैसे करना है जैसे मैंने पहले भी बता दिया है, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देख लीजिए। विभागीय छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किए जाने से पूर्व यानी कि जब भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जाएं उससे पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जैसे कि आप यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हैं scholarship.gov.in, OTR एप्लीकेशन लॉगिन पेज या फिर NSP OTR ऐप, इसका एक ऐप आता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का, उसके माध्यम से आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल आपको करना है। सबसे पहले OTR का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद विद्यार्थी को यहाँ पर NSP OTR ऐप एवं आधार फेस RD ऐप डाउनलोड करके उसमें eKYC करना है और आपका जो फेस है उसको ऑथेंटिकेशन करना है, तभी आप है जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों NSP OTR करने के बाद आपको
आप चाहें तो ई मित्र, साइबर कैफे या फिर एसएसओ पोर्टल के माध्यम से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या फिर फेस ऑथेंटिकेशन के बाद ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, आवेदन करने पर जो भी उसमें मान लीजिए कोई करेक्शन होगा, गलती होगी, तो वो जांचने के बाद ही आप है जो ऑनलाइन आवेदन करें। और तीसरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, छात्र छात्रा यानी कि जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं वो ध्यान दें, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी खुद की दें, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जो भी उस पर मैसेज अपडेट आएगा वो आपके मेल आईडी पर या फिर मोबाइल नंबर पर आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं तो देख सकते हैं। उक्तानुसार छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑनलाइन करते टाइम जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं या जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको तैयार रखनी है, जैसे कि जन आधार, राज ई पोर्टल या डिजी लॉकर से ऑनलाइन लिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आय का प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और लास्ट ईयर की जो भी आपकी मार्कशीट्स हैं वो यहाँ पर है जो जन आधार, राज ई पोर्टल या फिर डिजी लॉकर से ऑनलाइन लिए जाएंगे। तो अगर आपने यहाँ पर जन आधार में कोई भी डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आप जन आधार में नया जो आय प्रमाण पत्र है वो बनवा के अपलोड कराएं, जाति मूल वहाँ पर अपलोड कराएं और अपनी जो मार्कशीट है वो भी जन आधार में अपडेट कराएं। उसके बाद ही आप ऑनलाइन अप्लाई करें। अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड नहीं है तो यहाँ पर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर मूल दस्तावेजों को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथा स्थान पर अपलोड करना होगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा अपना जो भी डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन छात्रवृत्ति अप्लाई करने के लिए तो वो आपको जन आधार कार्ड में सबसे पहले अपडेट करना है। आपके पास 2.5 महीने का अभी भी समय है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या क्या आपको अपडेट करना है। आपका नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से जो वार्षिक आय उसका विवरण आदि जन आधार पोर्टल से ली जा रही है। जैसे मैंने पहले बताया, विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकॉर्ड एवं जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में से भिन्नता होने पर शैक्षणिक रिकॉर्ड के अनुसार जन आधार पोर्टल में अंकित सूचना में ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा। यानी कि दोस्तों आपको सबसे पहले जन आधार कार्ड में ही ये सारी चीज़ें वो अपडेट करनी है। जन आधार आईडी तथा आधार नंबर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति है वो स्वीकृत नहीं की जा सकेगी। यानी कि आपके पास जन आधार होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बैंक खाते का, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं स्कॉलरशिप का फॉर्म तो भर देते हैं, उसमें जैसे तैसे करके बैंक अकाउंट लगा देते हैं, लेकिन छात्रवृत्ति नहीं आती है, वहाँ पर पैसा अटक जाता है। तो आपको क्या करना है, विद्यार्थी का जो बैंक खाता है वो आधार से सीड होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उसमें डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है जो इनेबल होना चाहिए। ये आप कैसे पता कर सकते हैं, अपने बैंक में जाकर वहाँ पर बोलें कि मेरा आधार सीड है और जो डीबीटी है वो इनेबल है कि नहीं। ये प्रक्रिया दोस्तों खाता आधार लिंक से भिन्न है। यानी कि आप ये ना सोचें कि हमारा जो आधार है वो खाते से लिंक है। आधार अलग है, आधार लिंक होना अलग है और सीड और डीबीटी अलग है। कृपया बैंक से संपर्क कर बैंक खाता आधार सीडिट करवाएं। ठीक है, इसके अलावा आपका केवाईसी बैंक खाते में कंप्लीट होना चाहिए और ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए कोई भी लिमिट यानी कि सीमा का निर्धारण न हो। लिमिट नहीं होनी चाहिए कि मतलब आपके खाते में एक बार 5,000 आए तो उसके बाद पूरे महीने कोई भी पैसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, खाता बंद न हो एवं बैंक खाता मान्य न हो, यानी कि 18 साल से कम वाले स्टूडेंट का खाता ना हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो फीस है उसमें देख सकते हैं आप, शिक्षण संस्थान वेब पोर्टल पर प्रदर्शित शुल्क संरचना पेज पर अंकित 8 मत तथा 1 पंजीकरण शुल्क, नामांकन शुल्क, इसके अलावा शिक्षण शुल्क यानी कि ट्यूशन फीस, खेलकूद यानी कि गेम्स फीस, संगठन यूनियन शुल्क, इसके अलावा पुस्तकालय शुल्क यानी कि लाइब्रेरी फीस, पत्रिका शुल्क, परीक्षा शुल्क जो भी आपको लगेंगे वहाँ पर आपको जो अंकित करने होंगे, जिसके अनुसार ही उस पाठ्यक्रम के समस्त विद्यार्थियों को योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति दे होगी। ठीक है, अब ये 8वां मद है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आवेदन करने के बाद शिक्षण संस्थान यानी कि जो भी आप कॉलेज एडमिशन ले रहे हैं या एडमिशन लिया हुआ है उस कॉलेज को आपको सही से जो सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपकी जो बायोमेट्रिक लगेगी तभी आपकी छात्रवृत्ति है जो आपके बैंक अकाउंट में आएगी। और शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शन यानी कि दोस्तों आप जब भी कॉलेज आएंगे वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक लगेगी, उसके आधार पर ही आपकी स्कॉलरशिप आएगी। तो ये दोस्तों 11 पॉइंट है। इस पीडीएफ का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ें। लेकिन मेन जो चीज़ है वो क्या है, आपको सबसे पहले एनएसपी पोर्टल पर है जो अपनी डिटेल है वो अपडेट करनी है। उसके बाद में
जो आपका जन आधार कार्ड है उसमें पूरी डिटेल, जैसे कि आपका आय प्रमाण पत्र हो गया, बैंक डिटेल हो गई, इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट है यानी कि बैंक खाता है, वो सारा कुछ आपको अपडेट करना है। उसके बाद ही आपको जो ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके अलावा दोस्तों स्कॉलरशिप को लेकर कोई भी अपडेट आएगी तो बिल्कुल हमारे चैनल पर नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।